डॉक्टर R.K. सचदेव आई स्पेशलिस्ट इसको लीड कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम की प्रेरणा वैसे सबसे पहले 2013 में डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे के माध्यम से हुई थी। उन्होंने एक हम लोगों से बोला कि टीपी ये जो लतें एक बहुत अच्छी वर्ल्ड में मेडिसिन आई है जिसमें सेलेक्टेड लिमिटेड टाइम में 4 आवर्स में अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए और प्रॉपर डॉक्टर के अंडर में उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो विद इन ए वीक उसके सक्सेस रेट वेरी हाई है। तो उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। तो उस प्रोग्राम के माध्यम से शुरुआत हुई, पर प्रेरणा स्वरूप सब लोगों ने किया कि आप बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्यों नहीं आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट पर भी सेमिनार्स करिए। तो उसके बाद हम लोगों ने हार्ट अटैक के ऊपर जो आप अभी सीरीज में देख ही रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे सेमिनार्स कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज 12वां प्रोग्राम आपके बीच में लाए हुए हैं। कुछ आज मैराथन के कारण और अभी एक यू टर्न करके सूरत में बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू हुआ है, तो उसके कारण भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि श्रीकांत भाई इसको रिक्वेस्ट करके 10 की जगह 10.5 कर दीजिए, कि जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो। तो नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि उनकी वो रिक्वेस्ट माने कि 10 की जगह 10.5 करें। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद एक ऐसी संस्थान है जिसमें डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसमें समय की इम्पोर्टेंस है। आप लोग पिछले विगत कई वर्षों से डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति का भी साल में एक प्रोग्राम श्रृंखला करते हैं कि उनका एक प्रिंसिपल है कि अगर उन्होंने 8 से टाइम दिया तो 7:58 पे वो अपना प्रवचन और सत्संग चालू कर देते हैं और घड़ी देख के टाइम से वाइंड अप भी कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसमें आए कृपया आगे से समय का ध्यान रखें और हो सके तो जो भी आपके परिवार के जितने रिश्तेदार परिचित हैं जो हैं उनको भी सबको समय से बुलाएं, तो जिसमें हमको ये कार्यक्रम समय से चालू करने में सुविधा हो। आज डॉक्टर सचदेव साहब का वेलकम करेंगे। मैं कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर R.K. सचदेव साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बड़ा फोटो कार्ड। उसके पहले मैं सॉरी मिस कर गया, पहले अपने भगवान के विधि विधान से कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर R.K. सचदेव साहब, डॉक्टर आप्टे साहब, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, सीताराम जी मुंदड़ा, गौरी शंकर जी कोठारी, गौरी शंकर जी कोकड़ा, कृपया आकर डॉक्टर विनोद शाह ENT स्पेशलिस्ट आप आकर माल्यार्पण करके और इसका विधिवत शुरुआत करें। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आगे आकर हमारे भगवान को पुष्पगुच्छ का माल्यार्पण कर कर एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। कृपया आगे आइए। स्वजन और के माध्यम से ये साल में 4 प्रोग्राम्स मेडिकल अवेयरनेस होते हैं, भाई जी के होते हैं। सब लोगों ने हमको बिल्कुल छूट दी हुई कि साल में जितने भी जो भी प्रोग्राम करना है आप तो एक लेटर दे दीजिए और आपके लिए सबसे पहले हाल उपलब्ध है, तो उनका विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद करते हैं। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस पर मुझे बहुत से जुड़े हैं, कृपया ये प्रोग्राम आप अपने लेवल पर चालू करें, हमारा पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि इसको समाज से ऊपर आइए। अभी जो आप लोग एक समाज का लेवल चाहते हैं, ये कोई समाज के प्रोग्राम से नहीं है, समाज का नहीं। ये मेडिकल फील्ड एक ऐसी है, डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ डॉक्टर पूछा जाता है, ना उसकी जात पूछी जाती, ना पात पूछी जाती कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। तो इन सबसे ऊपर डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। तो और एवं निवेदन है कि आप लोग कोई भी
जो भी इसमें आगे बढ़ेंगे पूरे सूरत के डॉक्टर्स आपके साथ हैं। जो भी समाज जो भी इस तरह की व्यवस्था करना चाहेगा, जिस डॉक्टर को आप लोग बोलेंगे वो खुद तैयार होंगे, उसकी आप मत करिए। बस जब ये आदत जीवन आदर्श उत्कर्ष प्रोग्राम हो, जब आप लोग इसको समाज की भावना से ऊपर आइए और इसको कोई व्यक्तिगत विशेष समाज से मत जोड़िए। ये आप लोगों से बहुत विशेष रूप से रिक्वेस्ट है। हमें विनय भाई को पहले सम्मान करें। बड़ा खाली ये जो हम लोगों का एक वो है कि सर उत्सव के रूप में मोमेंट से जो है उनका सम्मान करें और एक शील्ड लेके श्री गोरखचंद्र जी कोठारी से रिक्वेस्ट है इस शील्ड के माध्यम से क्योंकि इसके वो प्रेरणा स्रोत है, माध्यम है, उनके सहयोग से हम लोग एक पैनल में सर हमारे पास पहले के जितने सेमिनार जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इनकी सीधी पीछे एक काउंटर। भाइयों बहनों और मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। अग्रवाल विकास ट्रस्ट और जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित 12वें मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ऐसे प्रोग्राम, ये इस साल का लास्ट प्रोग्राम है। आने वाले साल में हम 4 और ऐसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया है अगले साल के लिए, शायद किडनी पे हम करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा, एक लिवर पे करेंगे हेपेटोलॉजिस्ट द्वारा, ईएनटी और स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट। ये 3-4 विभाग हमारा नेक्स्ट ईयर में कवर करने का विचार है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि संडे के दिन आप अपना कीमती समय निकाल के आए। फोटो ये सिर्फ आप स्वयं के लिए अच्छा नहीं बल्कि आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलेगी आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटे से प्रवर्ब से एक बात बताना चाहूँगा। ईच डे वी हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक चॉइसेस एंड द वे वी चूज शेप्स आवर डेस्टिनी। तो मैं कहूँगा कि आज की चॉइस आपने बड़ी अच्छी की, आप यहाँ आए और ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आगे मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के ट्रस्टी और मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण ये प्रोग्राम हम पहले भी करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं मेरे मित्र कलीग श्रीकांत जी मुद्रा, अतुल बांगड़, निर्मलेश जी आर्य और बाकी की टीम का भी स्वागत करना चाहूँगा। और आखिरी में आज के स्पीकर सीनियर ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. सचदेव का खास धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज आंखों के बारे में, आई केयर के बारे में आपसे बात करेंगे। कुछ ही दिन पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें दिया हुआ था कि पिछले 30-40 साल में एक भारतीय की औसत आयु काफ़ी बढ़ गई है, लगभग अपने 70 साल अब जीने लगे हैं। लेकिन उसमें एक चिंताजनक बात और लिखी हुई थी कि इन 70 साल में से 8 से 10 साल अपने बड़े अस्वस्थ जाते हैं, बड़ी चैलेंजेस रहती है हेल्थ में। तो जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति का मेन लक्ष्य क्या है? उनका मेन लक्ष्य है कि बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ कैसे रहे। हमारे ये सब सेमिनार इसी पे वर्क करते हैं कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सके। एक मेरे मित्र ने पूछा, आपने ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर और पेट के ऊपर सब सेमिनार किए, उनमें तो समझ में आता है कि वो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख कैसे है? मैंने उनको बताया कि आंख भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आंखों का भी बहुत बड़ा रोल है अपनी ओवरऑल हेल्थ में। ध्यान नहीं रहने पे कैटरैक्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है और मस्कुलर डिजेनरेशन है। इन सब से आंखों की रोशनी जाने के बड़ी चांस होती है। आज डॉक्टर साहब अपने को इन्हीं सब के बारे में अपने को बताएंगे। पोरुस मुंशी की एक बुक के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। ये बुक है ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हैपन। इसमें कुछ 11 ऐसे इंडियंस के बारे में मुंशी ने लिखा है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने देश में।
उनमें से एक है मिस्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी। ये यूएस में एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे जो 1976 में जो मदुराई आके उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू की, मतलब वो ऑलरेडी वहां प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ अंडर प्रिविलेज के अपलिफ्टमेंट के लिए खास उन्होंने काम किया। तो उन्होंने देखा कि जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो गरीब है, जिनको समझ नहीं है, उससे कैटरेक्ट के कारण बहुत लोग आंखों की रोशनी खो रहे थे और आंखों ब्लाइंडनेस आने के बाद वो अपनी केयर भी नहीं कर पा रहे थे और उनके घर वाले भी उनकी उतनी केयर नहीं कर पा रहे थे। तो आंखों की रोशनी जाने से लेके उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो रही थी। तो इसको उन्होंने इस पे वर्क किया। उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला उसमें बड़े कम प्राइस में, बड़े कम उसमें कैटरेक्ट की सर्जरी चालू की और मदुराई के पूरे एरिया में लगभग कैटरेक्ट की सर्जरी को ऐसा कर दिया कि हर किसी को वो बहुत कम उसमें अवेलेबल हो गई। और पोस्ट सर्जरी उसने देखा कि जो लोग को फैसिलिटी नहीं थी और पहले ब्लाइंडनेस के कारण इतनी तकलीफें हो रही थी, वो सब उन्होंने निकाल दी। अब मैं आपको ब्रीफली डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। डॉक्टर आर के सचदेव ने MBBS 1979 में कंप्लीट किया था। 1983 में उन्होंने MS ऑप्थोमोलॉजी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर से की। वो गवर्नमेंट कॉलेज सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। वो साउथ गुजरात एकेडमी ऑफ ऑप्थोमोलॉजी के फाउंडर प्रेसिडेंट है। वो गुजरात ऑप्थोमोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया ग्लूकोमा कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, सीटल में, सैन फ्रांसिस्को में, बॉस्टन में, बर्लिन में और काफ़ी जगह। उन्होंने खुद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और ऐसे मेडिकल सेमिनार किए हैं। अंत में 1-2 मिनट में आपको और आज एक लेना चाहूँगा। हमारे साथ सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर के कुछ ट्रस्टीज और सीनियर मेंबर आए हुए हैं। संक्षिप्त में 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। ये ऑर्गेनाइजेशन रक्तापूर्ति की जरूरतमंद गरीब आर्थिक निम्न स्थिति के मरीजों की सहाय करने बनी हुई है। गरीब रोगियों को रक्त की जरूरत पड़ती तो उसकी उपलब्धि नहीं होती। ऐसे में सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर सहायता करता है। ऐसे दर्दियों को हमेशा निःशुल्क रक्तदान दी जाती है। इसी में से एक ये ऑर्गेनाइजेशन थैलेसीमिया पे वर्क करती है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे रेड ब्लड सेल की कमी होती है शरीर में और उस दर्दी को साल में 12 से 14 बार खून देना पड़ता है और एक पेशेंट को मेंटेन करने के लिए करीब 20,000 रुपए लगते हैं। ऐसे 355 पेशेंट ऑलरेडी सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर मेंटेन कर रहा है। लेकिन इतना लंबा पैसा कहाँ से आए? तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी भाई ऐसे कोई एक पेशेंट को अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो 1 साल के 20,000 रुपए लगेंगे। वो बाहर अपना काउंटर भी लगा हुआ है, ऐसा आगे जाके वो आज कर सकते हैं। मैं सूरत रक्तदान केंद्र से उनको भाई साहब को बोलूँगा कि 2 मिनट आके बोले और उसके बाद डॉक्टर आर के सचदेव आपके पास आएंगे। डॉक्टर वसावड़ा साहब से रिक्वेस्ट है। और वैसे इसमें आपको बता दूं, सूरत रक्तदान केंद्र में सूरत महानगर पालिका का पूरा योगदान है और उससे डॉक्टर प्रदीप पेटे साहब, डॉक्टर विनोद जी शाह ENT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रदीप देसाई, बहुत सीनियर सूरत की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसके सहभागी बने, इसको संस्था को दें, तो ये सूरत ही नहीं अपितु अपने देश के लिए एक उदाहरण बन जाए, ऐसी आप सभी भामाशाहों से अपेक्षा है। नमस्कार श्रीकांत जी और एवं उसके सब साथी हैं।
अपने विनय भाई ने जो थैलेसीमिया के विषय जो शॉर्ट ब्रीफ किया वो कर दिया है। अभी सारे भारत में ये अनुवांशिक रोग है, किसी इन्फेक्शन के ऐसे से नहीं होता है, ऐसे ही आ जाता है। और इसमें 3 प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर। जो माइनर होते हैं उसको कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। जो नॉर्मल होते हैं, आपको उसका एक ही उदाहरण है कि यहाँ के सबसे बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन है, वो थैलासीमिया माइनर है, तो उसके कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर एक माइनर दूसरा माइनर के साथ मैरिज करता है तो उसका एक बच्चा कम से कम मेजर होने की शक्यता है। और अगर जब मेजर होता है तो उसको 1 महीने में, और जो 6 साल का बच्चा हो जाता है तब से 1 महीने में 2 बार उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे हमारे पास 355 बच्चे हैं, और उसको जब हम देते हैं तो करीब करीब 7000 यूनिट्स हम टोटली फ्री ये बच्चों को देना पड़ता है, देते हैं। और अभी अभी उसने बताया विनय भाई ने कि उसका एक बच्चे के पीछे 20,000 रुपया तो ब्लड का खर्चा होता है। दूसरा जो खर्चा होता है वो करीब करीब 1 लाख से 1.5 लाख 1 साल में होता है, क्योंकि उसको में इसमें जो लो जमा होता है उसको निकालने का भी पैसा होता है। वो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो वो पढ़ भी नहीं सकता है, और उसकी लाइफ 20 to 30 ईयर्स तक रहती है, और सारा समाज में जो उसका जो फैमिली है वो रुइन हो जाता है। तो इसके लिए हमने अपील की है, क्योंकि 3 करोड़ लोग भारत में 3 करोड़ है वो थैलासीमिया ग्रस्त है, इधर माइनर है या तो मेजर है। गुजरात में भी करीब करीब हमने जो स्क्रीनिंग करते हैं कॉलेज में, तो 6% बच्चे माइनर मिलते हैं। तो अगर हम लग्न के समय कुंडली न मिला के ये थैलासीमिया की कुंडली मिलाते हैं तो उसके बच्चे की अच्छी तरह से आप मेजर बच्चे आने को रुक सकते हैं। तो ये बड़ा अभी तकलीफ वाला है, पेनफुल है, एंड फैमिली को रुइन करने वाला है। हम तो उसको देते हैं, अभी अपील भी किया है। और इसमें एक और हमारे पास जो है, जो गुजरात में 2, 3 के 4 ही संस्था के पास है, वो इनकम टैक्स का 3512 मीन्स अगर जो आप कुछ दान देते हो वो उसको 175% आपको रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। तो जो 20,000 देते हैं उसमें से 10,500 तो उसको इनकम टैक्स में से बाद मिल जाता है। तो ये बात है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप कुछ भी आप देने मांगते हो, आपकी तिथि से करके ये 355 बालक की ज़िंदगी बचाने के लिए हम आपको अपील करते हैं। हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपसे खूब खूब शुक्रगुजार हैं। और कभी भी आपको रक्त की पूर्ति की ज़रूरत हो, रक्तदान केंद्र में आप जरूर कांटेक्ट करें। आपको न हो ऐसा मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूं, लेकिन हो तो हमें जरूर करना। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं उधर से भी, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक गुजरात की या तो भारत में भी 5 नंबर की ब्लड बैंक हमारी सूरत में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर वसावला। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मधुसूदन ग्रुप साल में 2 ब्लड कैंप आयोजित कर रहा है। पिछले वर्षों से हम लोगों ने करीब 14 कैंप आयोजित कर दिए हैं, और ये पिछले 3 सालों से सूरत रक्तदान केंद्र कर रहा है। तो आप 2 तरह से इसमें सहायता कर सकते हैं। एक तो अपने अपने एरिया में जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे भाई बहन बैठे हैं, जिनके यहाँ भले ही 200, 300, 400 की संख्या में भी अगर आपके यहाँ मेंबर्स हैं, कर्मचारी, स्टाफ हैं, तो करिए। नंबर ऑफ यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड कैंप इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 यूनिट भी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके कि नंबर पे आगे जाए। तो आप लोगों से एक तो ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अपने भाई बहन जो अपनी सोसाइटियों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने मार्केट एरिया में लगा सके तो ज़रूर इस संस्था का सहयोग करें। एवं दूसरा, जो लोग चाहे इसमें विजिट करना चाहें तो सूरत रक्तदान केंद्र का काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर है। आप लोग अपने ग्रुप बना के इंडिविजुअल कभी भी आए, ये लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। और किसी को कभी भी किसी भी तरह की ब्लड से रिलेटेड हो, कृपया इन लोगों से संपर्क करें।
पीछे इन लोगों के पीछे एक काउंटर लगाया हुआ, वहाँ फॉर्म भी रखे, और जिस किसी भाइयों को बहनों को इसमें सहयोग देना और आज मन प्रेरणा हो गई और आज बाकी नहीं तो कृपया लिखा दें, वो लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब इसी कड़ी को समाप्त करते हुए मैं डॉक्टर R.K. सचदेव साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया अपना मंच लेवें और ये कार्यक्रम की आपको जानकारी देवें। एवरीबॉडी, मैं विनय जी से थैंक यू कहूँगा, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही। थैंक यू सो मच। आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, और इस ओकेजन पे आने के लिए मेरे को भी जो ये प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत जी, विनय जी, निर्मलेश जी, मोहन जी, अनिल जी, अतुल जी, और भी नंदन, और जो बहुत लोग हैं जो आपको इतना हेल्प कर रहे हैं और इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं उसके लिए। आँख एक बहुत ही अमेजिंग, मेरी हिंदी थोड़ी जो बॉलीवुड की हिंदी है, वहाँ बॉलीवुड मेरा गुरु है हिंदी का, इसलिए थोड़ी इंग्लिश आएगी, थोड़ी उर्दू आएगी, तो उसके लिए जैसे डॉक्टर्स के धीरे धीरे जो दवाइयों के गुरु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, थोड़ा वैसा है। तो द आई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 स्क्वायर इंच ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। डॉक्टर आपते सुन के खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने जो वर्ड सरफेस यूज किया है तो वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी में इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर इंच सरफेस पे हो तो आई थिंक द आई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 स्क्वायर इंच ऑफ द बॉडी। तो इसका ध्यान रखना है और ध्यान सारी उम्र रखना है। ये एक कैमरा, सिंपल कैमरा के साथ कंपेयर किया गया, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली 2 कैमराज हैं, 2 वीडियो कैमराज हैं, उसकी फोटोग्राफिक फिल्म नहीं बदलती, सारी उम्र वही फिल्म रहती है, और मोमेंट टू मोमेंट अलग अलग वीडियो पिक्चर्स आँख में आ रहे हैं, ब्रेन पे जा रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों आँखें पैरेलल हिलती हैं, कभी एक आँख इधर ऐसा भी नहीं होता। तो आप सोचिए कि एवरी मोमेंट में यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, दोनों आँखें पैरेलल हैं, हमेशा इमेज एक ही दिखती है, 2 कैमरा में लेकिन एक ही इमेज दिख रही है ब्रेन लेवल पे। तो इट इज़ ए वेरी अमेजिंग ऑर्गन। ये जो कैमरा है, दिस इज ए सिंपल कैमरा, आगे से लाइट आती है, फोकस होती है, पीछे फोटोग्राफी फिल्म है, फोटोग्राफी फिल्म के बदले रेटिना होता है, लेकिन जो रेटिना है एक ही होता है, और आपकी जितनी उम्र है उतना टाइम वो चलता है। और एक एकदम टिकाऊ ऑर्गन है, सारी उम्र चलता है, और इसको अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके बाद भी ये काम करता रहता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये इट्स ए वेरी अमेजिंग ऑर्गन। तो आप डोनेट करिए, एटलीस्ट आपका एक हिस्सा आपके बाद जिंदा रहेगा। हर साल आपको अपनी आंख चेक कराना है, स्पेशली आपकी अगर उम्र 40 है या उससे ज़्यादा है, आपको चश्मा है, आपकी फैमिली में किसी को भी ग्लूकोमा आ गया है, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है, काला पानी जिसको बोलते हैं, झामर बोलते हैं, तो फैमिलीज में रन करती है। आपको अगर डायबिटीज़ है उससे रेटिना को नुकसान हो सकता है, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा।
और अगर आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है फिर भी आपको साल में एक बार आंख चेक कराना है। प्री स्कूल चिल्ड्रन, उसके भी कई कारण हैं, जैसे कभी कभी पता ही नहीं लगता बच्चे को दिखता है या नहीं दिखता है, कभी एक आंख से नहीं दिखता है, दोनों आंखें खुली होती हैं, आइडिया नहीं आता। तो कई बीमारियां ऐसी हैं जो शुरू में ट्रीट करो प्री स्कूल चिल्ड्रन के तो रिजल्ट आ जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है। ग्लूकोमा, इसको हिंदी में काला पानी कहते हैं, गुजराती में झामर कहते हैं। और ग्लूकोमा में आंख का जो प्रेशर है, दबाव बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। और भगवान ने जब आंख बनाई है एक नॉर्मल प्रेशर उसको दिया हुआ है। वो इसलिए दिया है कि अगर प्रेशर नहीं होता है तो आईबॉल जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो आईबॉल का शेप बना रहे, उसका आकार बना रहे, एक आकार मेंटेन रहे गोल, उसके लिए थोड़ा प्रेशर भगवान ने आंख में दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो प्रेशर से आंख को नुकसान होता है। कांस्टेंट जो अंदर के जो टिश्यू काफी नाजुक होते हैं आंख के, तो धीरे 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 उसको डैमेज होता है। कभी कभी जोर से पानी प्रेशर बढ़ जाता है तो एक्यूट नुकसान बोलते हैं। तो इसमें एक मीठा झामर बोलते हैं गुजराती में, मीठा काला पानी। इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, और आंख को जो नुकसान होता है वो बहुत धीरे 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 होता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आंख में डैमेज हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है झामर में कि उसको नुकसान को हम सिर्फ रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर डायग्नोसिस में देर हो गई, उसके निदान में देर हो गई, तो नुकसान फिर वहां पे जाके होगा। तो ये जो मीठा झामर है वो ज्यादा डेंजरस बोलेंगे, क्योंकि इसमें नुकसान बढ़ जाता है, पता नहीं लगता, आंख चली जाती है तब जाके पता लगता है। उसे कड़वा झामर अच्छा, बहुत जोर से आंख दुखती है, बहुत पानी गिरता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, आप भाग के हमारे पास आओगे, उसमें आंख बच जाती है। तो दिस इज लाइक ए थीफ, एक चोर के तरह धीरे 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 ये आंख को नुकसान करता है। तो ये अब इसमें मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें जो नुकसान होता है वो धीरे 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 साइड से ऐसे बीच में आएगा। वो इसको महीने या काफी बरस लग जाते हैं, मेनी इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आंख का जो अंदर पानी बन रहा है, ये लेसर है, लेसर कौन सा? इसमें आप देखेंगे पानी, ये आंख है, ये पानी यहां से बन के ये ऊपर आता है, इस तरफ आगे की तरफ आता है, यहां से फिर ड्रेन होता है। अगर ये ड्रेन बंद हो गया यहाँ पे या यहाँ पे, ये दो जगह पे बंद हो सकता है, तो आपका ये प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर दिख रहा है आपको, ये गेज दिखाया ऐसे एनिमेशन के लिए। ये प्रेशर बढ़ने से ये यहाँ पे नुकसान होता है, ये नस है आंख की, ये देखिए ये दब रहा है, धीरे 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 ये नुकसान यहाँ पे होता है। तो ये रिवर्सिबल नहीं है डैमेज, ये जो नुकसान, अच्छा ये देखिए धीरे 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 ये बढ़ रहा है, इसको बरसों लग जाते हैं, पता भी नहीं लगता, फिर आग गई, फिर हमसे कुछ नहीं होता। अच्छा, इससे तो मैंने आप जो बताया पहले कि जो कड़वा झामर है वो अच्छा है, आप भाग के हमारे पास आते हैं, आंख लाल हो गई, दुखना शुरू हो गया और कम भी दिखता है। और ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट है उसमें या तो दवाई डालना पड़ता है, वो फिर सारी उम्र डालना पड़ता है, मतलब दवाई एक दिन डाल दिया ठीक हो गया ऐसा भी नहीं है, या फिर हम लेजर दे देते हैं तो वो रास्ता
खोल देते हैं। अगर पॉसिबल हो, लेसर सब में काम नहीं करता, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। और इस सब में वही होता है कि हम नुकसान को रोक सकते हैं। उसमें आपके लिए क्या अच्छा है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और आजकल जो ड्रॉप्स मिलते हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हो सकता है तब तक हम ड्रॉप्स पे पेशेंट को मेंटेन करते हैं। लेकिन उसमें यही है, पेशेंट ने कभी डाला, कभी भूल गया, तो फिर जो नुकसान और उसमें थोड़ा ऐड होता रहता है। उसमें एक ये मेजर एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये एक लेजर आता है, ये हर किसी को काम नहीं लगता लेजर, बट कईयों को इस लेजर से फायदा होता है। और लेजर से एक ही है कि हम ग्लोकोमा का जो अटैक है, जो हमला बोलते हैं, उसको रोक सकते हैं। पहले आपको हम सुन कर देते हैं ड्रॉप डाल के, फिर दूसरी दवाई डाल के आपकी पुतली छोटी कर देते हैं। उसके बाद लेजर से ये लेजर से यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं। अभी वहां से पानी आता हुआ दिखाई देगा, जो ट्रैप पानी है, इसके पीछे जो ट्रैप हो गया है, ये यहाँ पे आपको दिखाई, ये ठीक है। तो एक रास्ता खुल जाता है, तो इससे सिर्फ झामर का आगे जाके हमला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कल जाके इस पेशेंट को झामर नहीं होगा। तो ग्लोकोमा में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई वी कैन स्टॉप और डिले द डैमेज। हम सिर्फ रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। आपकी फैमिली में किसी को भी, फैमिली मतलब ब्लड रिलेटिव, फादर, मदर, भाई, बहन, किसी को भी अगर ग्लोकोमा है तो पूरी फैमिली को आंख चेक कराना है। स्क्विंट, तिरछी आंख, फेंगापन, त्रासी आंख गुजराती में, या फेंगापन जो बोलते हैं। स्क्विंट मतलब क्या कि जब दोनों आंखें पैरेलल नहीं है, हम जब देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, ऊपर नीचे, हमेशा आंखें पैरेलल रहती हैं। और जब पढ़ते हैं तब पैरेलल नहीं रहती, क्योंकि दोनों आंखें अंदर की तरफ आती हैं। उसके सिवाय हमेशा आंखें पैरेलल रहती हैं। अगर पैरेलल नहीं हो, रीडिंग को बात करते हुए, पढ़ने को बात करते हुए, तो उसको तिरछापन, फेंगापन या स्क्विंट कहते हैं। अब स्टीरियो विजन एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है आंखों का। स्टीरियो मतलब क्या? 3D पिक्चर अगर आप देखते हैं तो वो जो 3D का इफेक्ट आता है वो स्टीरियो विजन बोलते हैं उसको। वो है बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो तिरछापन है उससे स्टीरियो विजन नहीं आता। स्टीरियो विजन के लिए दोनों आंखें साथ में देखना चाहिए, और स्टीरियो विजन अगर नहीं हो तो वो जो डेप्थ परसेप्शन है वो नहीं आ सकता। और ये पहले 10-12 साल की उम्र में ही डेवलप होता है, उसके बाद ये डेवलप नहीं होता है। उसके बाद हम ऑपरेशन करके आंखें सीधी कर देंगे, ठीक है, लेकिन स्टीरियो विजन नहीं आएगा। स्टीरियो विजन के लिए आप अगर 3D पिक्चर देखते हैं आपको आइडिया आ जाएगा कि 3D विजन क्या है। दूसरा, 3D के लिए, स्टीरियो विजन के लिए, अगर आपकी आंख से अच्छा दिखाई दे रहा है, एक आंख से देखो, दूसरी आंख से देखो, दोनों आंखों से देखो, विजन में इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि एक सुई में धागा पिरो दो, दोनों आंखें खुली होंगी, आप पिरो दोगे, मतलब नजदीक का चश्मा पहनने के बाद, अगर नजदीक का चश्मा है। अगर मैं आपको बोलूं एक आंख बंद करिए, और विजन तो उतना ही है, सुई में धागा पिरोइए, बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। आप जब ड्राइविंग करते हैं, दोनों आंख से अच्छा दिखता है, साथ में इंडिविजुअली, आपको मैं बोलूं एक आंख बंद करके ड्राइविंग करो, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये स्टीरियो विजन है, ये आपको बताना, जिसको स्टीरियो विजन नहीं है उसको समझाना बहुत मुश्किल है कि स्टीरियो विजन होता क्या है। उसको 3D पता नहीं लगेगा, वो ऐसे भी एक आंख से ही सुई में धागा पिरो रहा है, एक ही आंख से चला रहा है। तो
10-12 साल की उम्र तक ये डेवलप होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट शुरुआत में कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उसको एक तो स्टीरियो विजन नहीं आने वाला, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब आप देखें तो इट्स वंडरफुल, 3D किसी को देखो। और दूसरा, कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें ये बच्चा आगे जाके प्रोफेशन को नहीं कर पाएगा। पायलट्स हैं, सर्जरी है, काफ़ी, और छोटी छोटी चीज़ों में भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो और जितना जल्दी उसका स्क्विंट का आप ऑपरेशन कराते हैं उतना रिजल्ट अच्छा आता है। 1 साल में भी, 1 साल के अंदर भी हमने ऑपरेशन किए हुए हैं और रिजल्ट अच्छे आते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, क्या हो जाएगा, वो डरने की जरूरत नहीं है। आजकल जो एनेस्थीसिया भी देते हैं बहुत पहले से बहुत सेफ है। और बच्चा बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा, इसका जो स्क्विंट है वो आउट ग्रो करेगा। उसको क्या क्या बताएंगे, हिंदी में कैसे बताएंगे कि भाई बड़ा हो जाएगा, अपने आप आँख सीधी हो जाएगी, ऐसा जो कई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी हो गया तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली ये नहीं होता। और अगर नहीं होता तो स्टीरियोस्कोपिक विजन आना बहुत मुश्किल है। स्टीरियोस्कोपिक विजन नहीं आता तो बाद में हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसका जो ट्रीटमेंट है स्क्विंट का, महंगेपन का, एक तो चश्मे से, मोस्टली जो स्क्विंट है चश्मे से ठीक हो जाते हैं। हमने 6 साल के बच्चों को 6 महीने के बच्चों को चश्मा पहनाया है। एक तो था उसको 7-8 नंबर था। चश्मा निकालो उसको, तो जब हमने चश्मा दिया मदर को कि भाई ये चश्मा पहनाओ, तो इतना छोटा बच्चा है कैसे चश्मा पहनेगा, तो आप बनवा के तो देखो। उसका चश्मा बना, उसको चश्मा पहनाते थे, चश्मा निकालो तो बच्चा रोता था। तो कंफर्टेबल इतना बढ़ जाता है, आंख टेढ़ी है, डबल देख रही है, एक्सर्ट कर रही है, तो बच्चों को भी चश्मा, अच्छा चश्मा नहीं पहने तो बच्चा है पकड़ के लेंस भी हम पहना देते हैं, मदर को सिखा देते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट उसका है चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंसेज। उसके बाद आना पड़ता है, एक्सरसाइज लेना पड़ता है और सर्जरी। पेशेंट के लिए क्या अच्छा है वो नेचुरली डॉक्टर नक्की करेंगे। लेजी आई, टेक्निकली इसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। लेजी आई मतलब एक, दोनों आंखें एकदम नॉर्मल हैं, एक आंख में नंबर ज्यादा है, बाकी सब नॉर्मल है, तो उसको अगर चश्मा पहना दो तो उसको दिखना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता। लेजी आई मतलब क्या कि जब आंख एकदम नॉर्मल, दोनों आंखें नॉर्मल हैं, एक में नंबर ज्यादा है या महंगापन है, तो आंख का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता। अनइक्वल एंड हाई नंबर इन वन आई, तो उससे क्या होता है, जिस आंख में नंबर ज्यादा है वो मोस्टली जन्म से होता है। तो जिस आंख में नंबर ज्यादा है उस आंख का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। अच्छा, दोनों आंखें खुली होती हैं, बच्चा है दोनों आंखों से देख रहा है, आइडिया ही नहीं आता है कि एक आंख वीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जैसे एक हाथ मैंने बांध दिया, ठीक है, 1-2 साल तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को एक आंख लेजी हो जाती है, तो ये भी, इसका भी ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो, जितना बचपन में हो, उतना ज्यादा अच्छा। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक आंख से जो विजन है वो जन्म से ही ब्लर्ड है, कम है, तो ब्रेन लेवल पे जो उस आंख का विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो आंख डेवलप नहीं हो रही। और इसमें प्रॉब्लम, मैं फिर से बात आपको बताता हूँ, इसमें प्रॉब्लम यही है, बच्चा है, दोनों आंखें खुली हैं, एक आंख से देख रहा है, दूसरी आंख से नहीं देख रहा, बता नहीं पा रहा, कभी चेक भी नहीं कर। हमारे यहाँ पेशेंट कभी कभी तो आते हैं, तो ठीक है मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, आरटीओ में टेस्ट देने गए, आरटीओ का, वहाँ पे जब चेकअप होता है वो आरटीओ इंस्पेक्टर ऐसे करके दिखाता है, तब उसको पता लगता है एक आंख से बहुत कम दिख रहा है। तो
वो सीधे आरटीओ से हमारे यहाँ आते हैं कि भाई इसमें कम दिख रहा है, अभी पता लगा है, तो देन इट्स टू लेट, काफी देर हो चुकी होती है। सो आंख का डेवलपमेंट जो है 10-12 साल की उम्र तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। फिर वही ट्रीटमेंट, ग्लासेस मतलब चश्मा या कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस, मतलब एक आंख में नंबर बहुत ज्यादा है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनाते हैं, क्योंकि एक में नंबर ज्यादा है एक में कम है, तो चश्मा कभी कभी सूट नहीं करता। तो एक पैर में इतना हील, एक पैर में इतना हील, तो वो इम्बैलेंस सा हो जाता है, तो फिर कभी लेंस देना पड़ता है, कॉन्टैक्ट लेंस। ऑक्लूजन मतलब एक आंख बंद कर देते हैं, जो अच्छी आंख है वो बंद करते हैं, तो जो वीक आंख है उसको फिर काम करना ही पड़ता है, तो उसका फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, वो फोर्स कर देते हैं उसको। एक्सरसाइज, एक मशीन आती है जिसके ऊपर एक्सरसाइज देते हैं, आजकल तो थोड़े सॉफ्टवेयर भी हैं, और सर्जरी। रेटिना, अभी रेटिना है, मतलब रेटिना मतलब जो आंख के पीछे जो पर्दा है, जैसे कैमरा में मैंने आपको दिखाया, देयर इज अ फोटोग्राफिक फिल्म, लाइट लेंस से फोकस होती है, पीछे फोटोग्राफिक फिल्म पे पिक्चर बनता है, तो वो जैसे फोटोग्राफिक फिल्म इसमें होता है कैमरा में, वैसे आंख में रेटिना होता है। तो डायबिटीज से रेटिना को नुकसान हो सकता है। अगेन नुकसान ये भी हम ऐसा है जिसको हम सिर्फ रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। ये आज मैं सब बातें जो रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, ये जरूरी है, इसलिए ये रिपीटेडली ज्यादा टॉपिक मैंने इसलिए हाथ पे लिए। तो डायबिटीज में भी ऐसा है, नुकसान को हम सिर्फ रोक सकते हैं। अगर आप देखें तो ये जो ब्लड के स्पॉट्स हैं, येलो जो स्पॉट्स हैं, वो क्या बोलेंगे, जो अंदर का लीक हुआ है, इडीमा बोलते हैं, बट ब्लड वेसल में से जो फ्लूइड लीक होता है, वो जो येलो स्पॉट्स हैं वो है, खून के धब्बे आप देख सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे जाके ये काफी नुकसान बढ़ता है। वी कैन ओनली स्टॉप और स्लो डाउन द डैमेज। हम इसको सिर्फ रोक सकते हैं, रोक भी नहीं सकते, हम डिले कर सकते हैं। उसके लिए या तो लेजर देते हैं या काफी कुछ है, इंजेक्शन भी देते हैं आंख में, लेकिन ये सब हम उसको डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। और डायबिटीज के साथ आंख को दूसरी एक चीज जो बहुत ज्यादा डैमेज करती है वो है टबैको। टबैको अगर कोई लेता है, डायबिटीज है, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड के नुकसान जल्दी भी होगा और सीवियर भी होगा। तो अगर डायबिटीज है, डायबिटीज तो कंट्रोल करना है, और एक्सरसाइज से ज्यादा करेंगे कंट्रोल तो ज्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड घूमता है। अभी डायबिटीज में एक कारण तो ये है ना कि ब्लड थोड़ा घूमना कम हो जाता है। ये कहाँ गए डॉक्टर साहब, बताएंगे आपको, हेमेटोलॉजिस्ट डिग्री है। तो एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो न सिर्फ आंख को फायदा होता है, ओवरऑल एक्सरसाइज मतलब आंख की एक्सरसाइज नहीं, चलना फास्ट। तो डायबिटीज से जो रेटिना को डैमेज होता है, लेजर से उसको रोक सकते हैं, आंख के अंदर इंजेक्शन हम देते हैं, और फिर बढ़ जाता है डैमेज तो उसको सर्जरी से उसको वहां पे हम रोक सकते हैं। एक्सरसाइज, गुड डायबिटिक कंट्रोल और टोबैको अवॉइड करना है। रेटिना की और भी बीमारियां हैं, जो डिटैचमेंट है, उसमें पर्दा खिसक जाता है, पर्दे में छेद हो जाता है, तो उसके छेद में से पर्दे के पीछे पानी चला जाता है, पर्दे को पूरा पर्दा खिसक जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट जो बोलते हैं। अगर डिटैचमेंट होता है तो ऐसे लाइट चमकती हुई दिखाई देगी आपको, चमकारा, लाइट में चमकारा, फ्लैशेस। अगर आपको फ्लैशेस दिखते हैं, लाइट के चमकारे दिखते हैं, जैसे फुलझड़ी होती है, अगर एक एरिया में थोड़ा कम दिखना शुरू हो, विजन कम हो जाए तो फिर बातें आएंगी यहाँ, लेकिन अगर एक एरिया में थोड़ा बादल जैसा दिखने लगे, अच्छा काला काला ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे, मच्छर घूम रहा है या मक्खी घूम रही है,
कभी कभी नॉर्मल लोगों को भी होता है, और कभी कभी पर्दा अगर खिसकना शुरू हो तो भी होता है। चश्मा, अभी चश्मे में काफी वो मिथ्स भी हैं, वो भी इसकी मैं बात करूंगा कि जो गलत फहमियां हैं। अभी चश्मा जो है वो कोई वीकनेस नहीं है, ये नॉर्मल आंख है, ये लाइट जा रही है, यहां पे फोकस हो रही है, ठीक है। ये जिसको माइनस नंबर है उसकी आंख ये लाल के बजाय ये जो काली लाइन है उतनी लंबी होती है, सिर्फ यही फर्क होता है। सो आंख की जो लेंथ है यहां से यहां के बदले यहां से यहां, तो जो फोकस हो रहा है वो यहां पे हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस नंबर पहना देते हैं, यहाँ पे चश्मे का नंबर यहाँ पे लग गया, तो ये यहां से फोकस होने के बदले यहाँ पे फोकस हो जाता है। सो माइनस नंबर जिसको होता है उसका एक ही कारण है, तो मेनली एक कारण है कि आंख की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी है। उसका मतलब ये नहीं कि आंख वीक है। लोग मानते हैं कि जिसको नंबर है वो आंखें वीक है, ऐसा नहीं है। प्लस नंबर जिसको है उसको ये नॉर्मल आंख है, और प्लस नंबर वाले की आंख थोड़ी छोटी होती है। तो ये लाइट तो यहाँ पे फोकस होने वाली है जहां रेटिना होना चाहिए था। अब रेटिना यहाँ पे है, रेटिना मतलब वो जो फोटोग्राफी फिल्म की बात कर रहे थे, तो उसकी आंख छोटी है, उसको प्लस नंबर आएगा। अच्छा, जो पढ़ने का नंबर आता है 40 के बाद, उसमें ये जो लेंस है वो तीसरा एक है नंबर का टाइप। ये लेंस थोड़ा उम्र के कारण फोकस करना कम कर देता है, तो वो रीडिंग ग्लास उसको आते हैं, ठीक है। और माइनस नंबर जो है वो 18 साल की उम्र तक बढ़ता है, वो कुछ भी करो, और फिर 18 साल की उम्र होती है, 100 में से 99 का रुक जाता है, वो जो एक है 100 में से उसका बढ़ते रहता है। सो ये जो गलत फहमियां हैं, लोग जो मानते हैं कि अगर चश्मा है तो आंखें वीक हैं, ऐसा नहीं है। आंख वीक नहीं है, लंबी है या थोड़ी शॉर्ट है। अच्छा, अगर चश्मा नहीं पहनोगे तो नंबर बढ़ेगा, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चश्मा मत पहनो, चश्मा पहनो आप, यू कैन सी थिंग्स बेटर, सब चीजें अच्छी दिखेंगी, और भगवान ने दुनिया बहुत अच्छी बनाई है। टीवी देखने से, कंप्यूटर्स पे काम करने से, मोबाइल बहुत यूज करने से नंबर बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब आंख के लिए खराब नहीं है, बाकी सब तो I don't know. पोजीशन से, सी इट्स ए क्वेश्चन ऑफ अ हेल्दी हैबिट। सो व्हेन यू वांट टू रीड, आपको जब पढ़ना है, ये राइट एंगल पे होना चाहिए, अबाउट 8 फुट होना चाहिए, लाइट आंख पे नहीं आनी चाहिए, लाइट बुक पे आनी चाहिए, यू नो, कंफर्टेबल अर्गोनॉमिकली होना चाहिए। उससे आंख बिगड़ती नहीं, ये आप नहीं फॉलो करोगे आंख बिगड़ेगी नहीं, बट वो थक जाओगे आप। अर्गोनॉमिकली इट इज नॉट। अभी आप ऐसे करके टेढ़ा करके बैठो तो ये ना बैकएक हो सकता है, उससे जो कि नुकसान होता है बैक को। सो इससे आंख को नुकसान नहीं होता, इट्स स्ट्रेट, सो देयर इज नो पॉइंट। घास पे चलने से नंबर कम होता है ऐसा नहीं। हमको ये जो सवाल, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, रोज हमको कम से कम 10 पेशेंट ये पूछते हैं, तो आज इतने लोगों को मैं बोल देता हूं तो ओके। अभी चश्मे का भी जो ट्रीटमेंट है, ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज और सर्जरी। सर्जरी काफी है। एक तो लेसिक है जो काफी सालों से चली आ रही है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेफ है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज ऑन द ह्यूमन बॉडी। ओनली उसमें चेकअप वगैरह काफी थरो होना चाहिए, तो उसके बाद अगर लेसिक कराएंगे तो लेसिक में क्या है कि खाली आंख का ये जो कॉर्निया है उसका शेप बदल देते हैं, तो लेजर से जो नंबर निकालते हैं। तो हम कभी पेशेंट को नहीं बोलते कि नंबर निकल जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, या रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द ग्लासेस। ये अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़ा वहाँ पे वो लीगल इश्यूज काफी होते हैं कि पेशेंट को बोला नंबर 0 हो जाएगा,
रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस, कि भाई नंबर आपको चश्मे की जरूरत कम हो जाती है, मोस्टली चश्मा नहीं करना पड़ता है लेसिक के बाद। और लेसिक इज नाउ ए टाइम टेस्टेड सर्जरी, और अभी तो लेसिक किया हो तो कमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं, एयरफोर्स में भी पायलट बन सकते हैं। एयरफोर्स में थोड़ा सा एक दो चीजें और देखते हैं, बट कमर्शियल पायलट के लिए, इवन स्पेस में जाने के लिए लेसिक किया है तो वो एक आपको इनएलिजिबल नहीं करते, पहले करते थे। और कई आई स्पेशलिस्ट ने भी कराया है। एक नया ICL करके है, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस, ऑपरेशन करके आंख के अंदर हम लेंस रख देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर हो, 10 से ज्यादा नंबर हो तो ये बहुत अच्छी सर्जरी। एक 2-3 पेशेंट हमारे 20 नंबर जितना था, आप सोचिए 20 नंबर है, उसको हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया, तो कितना खुश हुआ होगा पेशेंट, उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। इट्स अ गुड सर्जरी। आई डोनेशन, I think this is a important topic for today. तो 5 मिनट आप आंखें बंद करके कभी भी कोई भी आपका रूटीन काम करके देखिए घर पे, 5 मिनट घड़ी देखते हुए 5 मिनट। इट इज स्केरी। तो ब्लाइंडनेस, हम आप और मैं, बिकॉज वी आर लकी, वो आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या मिस कर रहे हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं, जो ब्लाइंड हो गए हैं। तो ब्लाइंडनेस के लिए तो मेरे को लगता है कि जो भी हो सके आप अच्छा काम कर रहे हैं। और तो ये आप 5 मिनट कोई भी रूटीन काम कर रहे हैं, 5 मिनट आंख बंद करके देखिए, या ऐसे बैठ के भी देखिए। इट इज स्केरी। तो आई डोनेशन एक बहुत जरूरी चीज है। कोई भी आंख डोनेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये उम्र हो गई तो नहीं है, बच्चों का भी नहीं, ऐसा भी नहीं। कोई चश्मा पहनता है तो आंख डोनेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, आंख का ऑपरेशन हो गया है, आई डोनेशन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, आई डोनेशन कर सकते हैं। वो आंख कितनी काम लगेगी, कैसे काम लगेगी, क्योंकि आंख के अलग अलग वो यूजेस होते हैं, अलग अलग उसके जो हिस्से होते हैं। और एक आप में से एक बंदा कोई भी आंख डोनेट करता है, 2 लोगों को फायदा होगा। 2 आंखें हैं तो 2 लोगों को फायदा होगा। थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ। 6 घंटे के अंदर आंख निकाल लो तो बेटर है, और उससे भी ज्यादा जल्दी हो सके तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, फैमिली में कोई भी डेथ हो तो आई बैंक को आप जितना जल्दी इन्फॉर्म कर दे उतना अच्छा है, क्योंकि वो फिर उनको भी थोड़ा सब ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, ट्रैफिक जैम हो गया। बॉडी को फैन के नीचे मत रखिए। एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आंख ड्राई हो जाती है तो आंख को बहुत नुकसान हो सकता है, तो आंख बहुत यूज नहीं आती। तो फैन के नीचे बॉडी मत रखिए, या फैन बंद कर दीजिए, या बॉडी शिफ्ट कर दीजिए, और एक कॉटन गीला करके आंख के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अगेन विथ एसोसिएटेड विद आई डोनेशन। आंख वो जो आंख निकालते हैं तो फेस का एकदम वो शेप बिगड़ जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आंख के जो आंख निकाल ली तो उसके अंदर एक या तो कॉटन रख के उसको फुल कर देते हैं, कभी कभी प्लास्टिक की आंख भी रख देते हैं। कि अगर डोनेशन करना है तो बॉडी को आई बैंक में ले जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो भी आएंगे वो आपके घर पे आके आंखें निकाल के उसके सही जो जैसे ट्रांसपोर्ट करना है उसका सब सामान लेके आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगे। ये तो इफ यू डोनेट योर आइज, आप अगले जन्म में ब्लाइंड होंगे, ये तो मानने में नहीं आता। भगवान इतना खराब तो नहीं हो सकता। आइज कैन नॉट बी डोनेटेड इफ यू हैव नॉट, अगर आपने प्लेज नहीं किया है, आपने वो फॉर्म
नहीं भरा है कि मैं अपनी आंखें डोनेट करता हूं तो आप आंख डोनेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। डोनेट नहीं किया है तो जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, दे हैव ऑल द राइट लीगली टू डोनेट द आई, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। आंख जो लेके जाते हैं वो पूरी आंख बदल देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पूरी आंख ले जाते हैं तो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे आंख ले गए तो वैसे ही, वैसा नहीं है। आंख के अलग अलग जो हिस्से होते हैं, कॉर्निया है, थोड़ा स्क्लेरा है, वो अलग अलग, अभी वहां से हम तो एक हिस्सा तो लेके नहीं जा सकते, है ना। अभी किसी आदमी को 6 मिलीमीटर का कॉर्निया चाहिए डोनेशन में, किसी को 5 मिलीमीटर का चाहिए, तो वो फिर पूरा आईबॉल ले जाते हैं, उसमें से फिर जितना भी, ठीक है। सो ये सब मिथ्स हमको रोज पूछते हैं लोग इसके। और ये अर्पण, सूरत में 2 बैंक हैं, अर्पण है, नहीं 4 है एक्चुअली। अर्पण आई बैंक है, ये नंबर है, लोक दृष्टि है, सिविल में भी आई बैंक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, स्मिमेर में भी आई बैंक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आंख आप डोनेट करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, कभी कभी डॉक्टरों को आने में देर हो जाती है। डॉक्टर चाहवाला नो एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, वर्षों तक डॉक्टर साहब अकेले रात को, आधी रात को प्रैक्टिस छोड़ के आई ले आते थे, फिर जहां पे जरूरत होती थी वहां बैठते थे, सिंगल हैंडेड डॉक्टर चाहवाला करते थे, सीनियर। वर्षों तक उन्होंने किया और कुछ पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं। एक बार कुछ देर हो गया होगा डॉक्टर साहब को पहुंचने में, या नहीं पहुंच पाए, दूसरे दिन पेपर में इतना बड़ा तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे भी उम्र हो गई थी, स्टॉप किया। सो थोड़ा अगर देर हो जाए किसी को पहुंचने में, सो कंप्यूटर हाइजीन, कंप्यूटर पे क्या ध्यान रखना है। अगेन कंप्यूटर पे अभी क्या है कि 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं लोग, बैठना पड़ता है और इट इज अब तो रूटीन हो गया है। तो अगेन अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से और आंख में ड्राइनेस नहीं हो उसके हिसाब से थोड़ी आदतें ध्यान रखना है, थोड़ा कॉन्शियस रहना है। मॉनिटर जो है आई लेवल पे होना चाहिए, आई लेवल के नीचे, ऊपर नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। स्क्रीन पे आप आंखें ऐसे फाड़ के स्टेयर मत करिए, ब्लिंक 20 to 25 times a minute, you know, so that आंख गीली रहे, वेट रहे। एयर कंडीशनर या पंखे का आंख पे वो सीधा ब्लास्ट नहीं आना चाहिए, और ब्रेक है बीच में, तो अच्छा रहता है। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में इतने वो तल्लीन हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता इतने घंटे निकल गए, एंड देन यू नो समटाइम्स वो नुकसान हो जाता है। ड्राई आई, ये जो आजकल ये बहुत कॉमन है, ड्राई आई काफी कॉमन है। लेडीज मिडिल एज के, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस कारण से थोड़ा ज्यादा ये प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, आंख में एक चिकास होती है, आंख में जो आंसू हैं उसमें चिकास होती है, फैट होता है और पानी होता है। उम्र के हिसाब से, हार्मोनल चेंजेस के कारण, पोल्यूशन के कारण ये जो चिकास है वो कम हो जाती है, तो आंख थोड़ा आंसू ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जो पानी का हिस्सा है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो पानी ज्यादा गिरता है, तो हम ड्राई आई बोलते हैं, लेकिन उसमें वाटरिंग ज्यादा होता है, पानी ज्यादा गिरता है थोड़ा, तो उसमें जो चिकास है वो कम हो जाती है। उसके लिए या तो दवाई सारिमोल डालना होता है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आते हैं, काफी आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं, वो आंख के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो फॉर वेजिटेरियंस अखरोट और फ्लैक्सीड ये अच्छी चीजें हैं। अभी दवाई आंख में कैसे डालना, ये जब आप डालते हैं ड्रॉप्स, थोड़ा ऊपर रखना है, और एक ड्रॉप इज मोर देन इनफ। आंख की कैपेसिटी इज हाफ अ ड्रॉप,
आधा ड्रॉप अगर आप डाल सको तो डालो, नहीं तो 1 ड्रॉप इज इनफ, ज्यादा मत डालो। ठीक है, बॉटल खोला, 1 महीना हुआ, बॉटल पैक, कोई भी बॉटल, नीचे की पलक को खींचना है, ऊपर की पलक को खींचो नहीं खींचो इट इज ओके, और फिर वही टच नहीं करना चाहिए वो जो कॉर्नर में, ये आईलैश को भी टच नहीं करना चाहिए। पहले अब नाउ क्या करना है, साबुन से हाथ धो लो, ऊपर देखो, ठीक है, दवाई डालने के बाद, और 2 ड्रॉप्स के बीच में 3 मिनट का गैप रखना है, 3 मिनट का अंतर रखना है। नहीं तो क्या है, जो दोनों दवाई का असर, दोनों में से किसी का असर नहीं होता, वो दोनों डाइल्यूट हो जाती है। और 1 ड्रॉप मैंने आपको बताया इज इनफ, 1 से ज्यादा डालोगे इट इज वेस्ट। और बॉटल को रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ऑलवेज बेटर। और कोई आंख में ड्रॉप डालता है तो आप सो जाओगे, लेट जाओगे तो काफी आसान रहेगा। कैटरैक्ट, मोतिया, आंख के अंदर मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था, एक लेंस आता है जो रेज को फोकस करता है, वो लेंस टाइम जाते ओपेक हो जाता है, क्लाउडिंग हो जाता है, या उसमें से फिर लाइट पास नहीं होती। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सर्जरी है, उसमें हम जो मोतिया है वो निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उसी जगह पे एक प्लास्टिक का लेंस फोल्ड करके अंदर डाल देते हैं, अंदर जाके वो लेंस खुल जाता है। तो आजकल जो सर्जरी उसको फेकोइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद एक और नया इंस्ट्रूमेंट आया है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो फेकोइमल्सिफिकेशन में हम एकदम छोटा सा इंसिजन बनाते हैं 2.2 मिलीमीटर्स का, तो एक मशीन से लेंस के टुकड़े कर देते हैं, उसको फेकोइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। मोतिया के टुकड़े हो गए, उसके बाद वो वॉश आउट करके फिर एक प्लास्टिक का लेंस आंख में हम डाल देते हैं। अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है जो वो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप जो फेकोइमल्सिफिकेशन है उसका वीडियो देख लीजिए। ये ऐसे टुकड़े हो रहे हैं मोतिया के, और उसी इंस्ट्रूमेंट में से पानी सॉल्यूशन अंदर आता है और वॉश करके उसको ले जाता है। अभी जो लेंस हम अंदर डालते हैं फोल्ड करके अंदर डाल दिया, अंदर जाके वो लेंस आप देखें खुल रहा है, खुल गया। अभी वो जो पहले का जो लेंस मोतिया हो गया था उसका काम ये करेगा। अभी इसमें ये लाइट आई, ये लाइट पीछे पहुंच गई। अभी इसमें पॉज कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा, छारी जो है वो क्या होती है? छारी या चिल्ली, मोतिया का ऑपरेशन जो हम करते हैं तो पूरा मोतिया नहीं निकालते, एक पतला सा मोतिया का पड़ हम रख छोड़ते हैं। तो वो जो पतला सा पड़ होता है,
मोतिया हम निकालते हैं, तो ये थोड़ी लाइट के बीच में ये जो मोतिया, यहाँ पे जो एक पड़ हम छोड़ देते हैं। मोतिया पूरा नहीं निकालते, एक पतला पीछे का पड़ मोतिया का छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि जो हम प्लास्टिक का लेंस रखते हैं उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होता आँख में, तो पतला सा जो पड़ हमने छोड़ दिया उसके ऊपर हमने प्लास्टिक का लेंस रख दिया, फोल्ड किया हुआ, अनफोल्ड हो गया अंदर, ठीक है। टाइम जाते महीना, 2 महीना, 6 महीना, डिपेंड, साल, उसके बाद वो जो पतला सा पड़ है वो मोटा हो जाता है, उसको छारी बोलते हैं। वो फिर लेसर से साफ करना पड़ता है, वो कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, एक मामूली सा प्रोसीजर है। ये छारी से ऐसा दिखने लगता है धीरे धीरे, और ये जो छारी है ये पड़ है पतला, इसके आगे लेंस हमने प्लास्टिक का रखा हुआ है। अब ये देखिए ये छारी बन रही है धीरे धीरे, इसको टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं कभी कभी, और अभी ये छारी हो गई, ठीक है। छारी मोस्टली होती है, सब होती है, मोस्टली सब, ये लेजर से साफ हो रही है छारी, लेजर से छारी क्लियर हो गई तो विजन जो पहले था वो वापस आ जाता है। अच्छा, अगेन कैटरेक्ट मोतिया के साथ जो गलत फहमियां हैं काफी हैं। एक तो पकना चाहिए मोतिया, ऐसा लोग मानते हैं। वो पहले एक टाइम था जब पूरे का पूरा हम मोतिया निकालते थे, तब पूरा पकाना पड़ता था तो ऑपरेशन आसान हो जाता था। अभी अगर मोतिया पक गया तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिस्की हो जाता है, और रिजल्ट कभी कभी बिगड़ सकते हैं। तो मोतिया पकाना नहीं है, एक सही विंडो होता है, टाइम विंडो, उसके पहले भी नहीं करना है, उसके बाद में भी नहीं करना है, तो वो आपको चेक कराते रहना है। जब डॉक्टर साहब बोले कि भैया अभी करा लो तो करा लो, उससे देर करो तो कभी कभी फिर ऑपरेशन में गड़बड़ हो सकता है, रिस्क काफी बढ़ सकता है। विंटर में ऑपरेशन कराना बहुत अच्छा है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं। विंटर में कराओ, समर में कराओ, एक ही बात है। अच्छा, लोग मानते हैं कि अगर लेंस डलवाया आंख में तो चश्मा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। जब लेंस नहीं थे, दूर का 10 नंबर आता था, नजदीक का 13 नंबर आता था। लेंस आने से नंबर कम आता है, कभी कभी चश्मा नहीं पहनना पड़ता है, लेकिन थोड़ा नंबर तो दूर का नजदीक का आ जाता है। तो हम कभी ऐसा करते हैं, एक में दूर का एडजस्ट कर देते हैं, एक में नजदीक का एडजस्ट कर देते हैं, या थोड़ा बीच में टारगेट करते हैं। आजकल मल्टीफोकल लेंस भी अवेलेबल है, जिसमें दूर का, बीच का, नजदीक का कोई भी नंबर जरूरत नहीं पड़ती। अगेन वही रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस, वो अमेरिकन जो बात करते हैं ना, ठीक है। अभी वी हैव, हमारे यहाँ एक नया ब्रांड न्यू मशीन आया है, जिससे हम मोतिया का ऑपरेशन शुरू करें उसके पहले मोतिया के टुकड़े कर देते हैं लेजर से, ऑपरेशन आंख खोलने के पहले। तो उससे क्या है, जो मुश्किल स्टेप्स हैं ऑपरेशन के वो हो जाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, तो इससे सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और आसान हो जाता है ऑपरेशन। ये लेंसेक्स बोलते हैं, साउथ गुजरात में ये एक ही मशीन है। ये लेजर चालू हुआ, आप देखिए ये गोल जो कट रहा है, अभी इसके लेंस के और भी टुकड़े हो गए। वो लेजर से है ना, बबल बन जाते हैं, वो बबल बन के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये ऑपरेशन शुरू करें उसके पहले हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया मशीन है, और ये कंप्लीट हो गया, लेंस मोतिया के टुकड़े हो गए, उसके बाद हम ऑपरेशन में ले जाते हैं। ये सब टुकड़े निकाल लेते हैं, आंख के अंदर प्लास्टिक का लेंस रख देते हैं। अंदर जाके भी फेकोइमल्सिफिकेशन ही करते हैं, लेकिन जो फेकोइमल्सिफिकेशन के डिफिकल्ट स्टेप्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारी वेबसाइट है, ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहें, वी हैव यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फॉर फ्री। फेसबुक पे भी है हमारा, ईमेल, अगर आपको कोई डाउट हो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी ग्रेट, थैंक यू।
क्वेश्चन आंसर सेशन हो उसके पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर आज BD गुप्ता साहब हमारे बीच में हैं। मैं विनय जी अग्रवाल और कृष्णगोपाल जी मुंदड़ा से बोलूँगा उनका वेलकम एक बुके से करें, श्री गुप्ता साहब का सम्मान करें। हमसे करते हैं सेल्स पहली बार भी उन्होंने कहा कि चूंकि ये बहुत विशेष रूप से इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब सूरत वालों के लिए आपस में धन्यवाद करें। और एक और चीज की रखें कि इसमें किसी को भी फोन कर दें, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, माहेश्वरी समाज और भी सिंधी समाज, जिनको भी सभी समाज इसमें प्रायोरिटी लीड ले रहे हैं, तो इसका इस रूप से रखें कि आपके अपने रिश्तेदार की आंखें आपको इन्वॉल्व होना है। अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होती है तो वो तो चले जाते हैं, उनका फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, उसके पीछे अपने को सबको एक्टिव होना है एवं अपने को प्रेरणा देना है। कितनी बार होता है कि उस परिवार के मेंबर को या उसके परिवार के फैमिली वालों को ये चीज नहीं ध्यान आती है, तो उसके जो दूसरे दूर के रिश्तेदार हैं, मित्र जन है, वो अवेयरनेस लाए। तो इतने माध्यम से ही जो है इसकी काफी कुछ डोनेशन अपन मल्टीपल कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अपने समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में किसी भी घर में हो गई है तो जिसको प्रेरणा हो तुरंत उनको समझाए। और मेरे पर्सनल मैंने देखा है कि 10 मिनट के अंदर लोग तैयार हो जाते हैं, प्रॉपर समझाने की देर है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हो, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं डॉक्टर साहब तैयार हैं। जो भी पर्सनल क्वेरीज, जो भी कॉमन क्वेरीज हैं, कृपया हाथ ऊपर कर दें क्या। और वो SIT हो तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है। और दूसरा प्रोग्रेसिव क्लासेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। वाटरिंग तो उसके तो बहुत से कारण है ना, ड्राई आई एक कारण है, तो बहुत से कारण है, वो तो आप डॉक्टर साहब ही नक्की कर पाएंगे क्या है तो उसका इलाज होगा। एलर्जी के कारण यदि होता है तो दवाई लेने से बंद हो जाते हैं कि नहीं, एलर्जी कोई किसी दवाई से मिटती नहीं है। एलर्जी, अच्छा एलर्जी की जो बात निकली है, एलर्जी की कोई दवाई ऐसी नहीं है कोई जो एलर्जी को क्योर करे, जो उसको मिटा दे। एलर्जी सिर्फ दवाइयों से दब सकती है। किसी सीजन में बढ़ेगी एलर्जी, किसी में कम होगी, आंख लाल होगी, पानी गिरेगा, खुजली आएगी, लेकिन दवाइयों से उसको हम सिर्फ दबा सकते हैं, एक चीज। दूसरा जो बीमारी है, एलर्जी है, वो आंख को नुकसान नहीं करती। जो बीमारी है एलर्जी की कई स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं जो लंबे टाइम पे आंख को नुकसान कर सकती हैं। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि माइल्ड दवाई से चले, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा डालते रहो, तो फिर स्ट्रॉन्ग दवाई देते हैं हम, और फिर उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो एलर्जी तो दवाई से मिलती नहीं है। दूसरा प्रोग्रेसिव जो चश्मा, प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, मेरे को इन्होंने पूछा प्रोग्रेसिव चश्मा कैसा होता है। प्रोग्रेसिव मतलब नॉर्मली 40 की उम्र के बाद जो नंबर लगता है, दूर का नजदीक का दोनों जिसको नंबर होता है, उसको या तो एक दूर का चश्मा बनवा ले, एक नजदीक का चश्मा बनवा ले, तो फिर दो चश्मे संभालने पड़ते हैं। दूसरा चश्मा ऐसा आता है कि बाइफोकल जिसको बोलते हैं, ऊपर से चश्मे के ऊपर के हिस्से से दूर का दिखता है, नीचे के हिस्से से नजदीक का दिखता है। तो वो भी अच्छा चश्मा है, लेकिन उस पर वीडियो डिस्टेंस नहीं दिखता है, कंप्यूटर पे काम नहीं होता। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए आजकल जो चश्मे निकले, आजकल तो काफी टाइम से हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। दूर का भी दिखता है, मिडिल का भी दिखता है, इंटरमीडिएट भी, नजदीक का भी दिखता है, सब दिखता है। खाली वो जो एरियाज अलग होते हैं, वो अगर चश्मा आपको सूट हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर सूट नहीं हुआ तो फिर वो फॉर्मलिंग होता है, मजा नहीं आता है। मेरे को सूट नहीं करता, मेरी वाइफ को बहुत सूट करता है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वेरी कन्वीनियंट ग्लास। अगर सूट हो गया तो आपको एक दूर का, एक कंप्यूटर का, एक नजदीक का, मैं भी 2 चश्मे ले लेता हूँ, दूसरा नहीं है तो एक दूर का, एक कंप्यूटर का, एक नजदीक का, 3 चश्मे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि पोस्ट ऑपरेशन व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन। Get prepared for the operation. No, I just gone under operation just couple of months back, and I'm having some sort of burning sensation. Blood vision नहीं है, vision is just clear. Some sort of burning sensation is in my eye. I think the best thing would be to talk to your doctor. Okay. But शरीर में कहीं भी ऑपरेशन करो, Yeah.
थोड़ा तो शरीर हल्ला करेगा, थोड़ा पानी, इवन इफ इट इज अपेंडिक्स, इवन इफ इट इज एनी ऑपरेशन, सो स्टिल अगर ज़्यादा है यू कैन मीट योर डॉक्टर। सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी प्रॉब्लम। थोड़ा तो प्रॉब्लम शरीर में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन कराओ, लिटिल डिस्कम्फर्ट तो होने वाला है। Yeah, I just sit before computer at least for 12 to 13 years, 13 hours. Yeah. That may be the reason. That could be, yes. That could be. That could be. सबसे पहले तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए थैंक्स। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आंखों पर जैसे -4.5 पावर का चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे इस पावर को कम करने या रोकने के लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? Nothing. ऑपरेशन के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैंने एक्चुअली टीवी पर देखा था कि अगर हम लोग इस तरह हाथ रखेंगे तो चश्मे का नंबर आप एक बार के लिए चश्मे के बिना देख पाओगे। ऐसे कर, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत, ये होता क्यों है वो नहीं? वो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आपने वो पिन होल कैमरा पढ़ा होगा, जब बच्चे थे स्कूल में थे, पिन होल कैमरा, ये कैमरा बनाते थे हम जब स्कूल में पढ़ते थे। तो एक फिल्म बनते थे, या इवन फिल्म नहीं हो तो एक वो थोड़ा कागज जो ना सेमी ट्रांसपेरेंट रख देते थे, आगे एक छेद बना के अंधेरे में कैंडल रख के, तो कैंडल उल्टी दिखती थी। तो दैट इज कॉल्ड द पिन होल इफेक्ट। वो पिन होल के कारण वो इमेज गिरती है। तो क्या नाम है आपका? अर्जुन। हाँ, पिन होल से क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा लेंस का काम करता है, जैसे पिन होल कैमरा में। तो हम भी अगर पेशेंट को कम दिखाई दे, तो जब स्क्रीनिंग करते हैं कि भाई चश्मे से कितना करीब करीब दिखाई देगा, तो बहुत बार एक पिन होल होता है हमारे वो सेट में, पिन होल रख के देख लेते, उसको पढ़ो, छेद में से देख के पढ़ो, तो एक आइडिया आ जाता है कि भाई चश्मा लगाने से इतना तो दिखना चाहिए। सो ऐसे करके वो पिन होल का इफेक्ट आता है। गुड। सर, ऐसा सुनने में आया कि कैंसर के पेशेंट की अगर डेथ हो जाए तो उसकी आंखों को डोनेट नहीं किया जा सकता। कई कैंसर ऐसे हैं, रेबीज, ये 2-3 चीजें हैं जिसमें नहीं, क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस में वो यूज नहीं होती आंखें। रेबीज हो तो भी नहीं, हेपेटाइटिस हो तो भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन खास। सर, आपने अभी लेजी आई का बताया, तो लेजी आई का हम बच्चों में का कैसे चेक करें कि बच्चों में ये लेजी आई हो रही है या बच्चों का नंबर, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते उस चीज को। नहीं तो मैं बता, हाउ कैन वी जज? नहीं, यू हैव टू गेट द आई चेक, इवन इन चिल्ड्रन, इवन इन किड्स, इवन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, आपको चेक होना चाहिए। आपने बताया डायबिटीज का जैसे बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट है आईज में, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड हो तो उसका क्या रहता है डॉक्टर साहब? उसका भी इफेक्ट है, बैड इफेक्ट, पर डायबिटीज से इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, फास्टर करते हैं, ब्लड प्रेशर से भी है, लेकिन डायबिटीज का बहुत कम होता है। सर, लेफ्ट आई में पानी चल जाता है और इसमें काला काला राइट। नहीं, वो तो स्पेसिफिक तो यहाँ बताना मुश्किल है, क्योंकि वो तो सब चेक करना पड़ता है। तो बहुत से कारण है, पानी के भी बहुत से कारण है, काला काला जो दिखता है उसके भी बहुत से कारण है, तो चेक करना पड़ता है। एक में पानी और एक में काला है। हाँ, तो चेक करना पड़ता है, चेक करना काफी डिटेल में। ओके डॉक्टर। तो सवाल है, दवाई से मोतिया ठीक हो सकता है? मोतिया की कोई दवाई नहीं है, सर्जरी के सिवाय कोई दवाई नहीं है। 1-2 कंपनीज ने बनाए थे, वो इफेक्टिव नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे भी एक कुछ था कि कोई मोतिया उससे ठीक हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है।
ग्लूकोमा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कितना होना चाहिए? 12 से 22 एक नॉर्मल रेंज है, लेकिन सबकी आंखें अलग होती हैं। आपका नॉर्मल अलग होगा, हमारा नॉर्मल अलग होगा, और किसी का नॉर्मल अलग होगा। सो एक 22 से कम है तो ग्लूकोमा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पर रफली 12 से 22। और कई फैक्टर इसमें होते हैं जो हम चेक करते हैं और उसके बाद आपको हम बता पाते। कभी कभी एक सिटिंग में नहीं बता पाते कि ग्लूकोमा है। मेरा 24 रहता है। तो आपका कॉर्नियल थिकनेस देखना पड़ेगा, आपका पेरीमेट्री करना पड़ेगा। अगर कॉर्नियल थिकनेस ज़्यादा है तो 24 इज नॉर्मल, कॉर्नियल थिकनेस कम है तो इट इज़ वेरी अबनॉर्मल। तो हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि आपके पास कम से कम आना पड़े? वही साल में एक बार तो आना पड़ेगा। साल में एक बार तो आना पड़ेगा इस उम्र में। सर, ये मोतिया के लिए ऑपरेशन किस स्टेज में कराना चाहिए? क्या अर्ली में भी करा सकते हैं? जैसे पहले लोग कहते थे भाई पकने की बात, तो ये आजकल तो लोग कहते हैं भाई आपको प्रॉब्लम बहुत शुरू हो गई, अर्ली स्टेज है उसमें भी करा सकते हैं। एक कंफ्यूजन जैसा ही है, ये कमर्शियल बेस्ड बातें हैं या फैक्ट क्या है? नहीं, ऐसा है, पकाना तो नहीं चाहिए, इट इज लेट। और पका हुआ ऑपरेशन करना में रिस्क बहुत ज़्यादा है। और एक विंडो पीरियड जो मैं बात कर रहा था, उसके पहले एक विंडो पीरियड ऐसा है जिसमें ऑपरेशन बहुत सेफ होता है, उसके पहले कराने से कोई फायदा नहीं। जैसे मेरी राइट साइड में सर अभी 6 महीने पहले चालू हुआ है और लेफ्ट में सर अभी 3 महीना हुआ जी। तो मेरे को किस स्टेज में कराने की, कितना टाइम या क्या है, कितना फास्ट डेवलप हो रहा है वो देखना पड़ता है। मैंने पकने के इंतजार नहीं करना, उसके पहले पकना नहीं चाहिए, वो तो उसमें कोई सवाल नहीं, पकना नहीं चाहिए। और एक दूसरा सवाल है सर, बच्चों के लिए जो चश्मा उतारने के लिए जो ऑपरेशन करवाया, ये करवाना चाहिए या उनके हित में है या केवल फैशन के दौर में है? सर, चश्मा नहीं पहनना हो तो ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है या बिना सोप लगाए चेहरे पे कुछ उपाय हो सकता है? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। पानी से भी आ सकता है, लाल हो सकती है आँख, क्योंकि पानी का पीएच और आंसू का पीएच अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी भी नहीं लगाओ, थोड़ा ब्रेक सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर रिएक्शन आता है तो सोप बदल के देखो आप, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा तो होगा ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना आपको ज्ञान दिया। मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब के ऐसे थे नहीं, एक दोस्त के ऐसे थे। हमारे बुजुर्ग 90 साल की हमारी दादी जी थी, फिटकरी से वो आंखों को धोती थी, तो वो जरा बताए। और दूसरी बात, लेडीजों में तो आजकल काजल या सुरमा जेंट्स ने ज्यादा लगाना चला है, तो वो सुरमा लगाना चाहिए काजल या नहीं? ये जरा दोनों बातें डॉक्टर। फटकड़ी का तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते हैं, जिसका हम पता नहीं क्या कैसे इफेक्ट आता है। ठीक है, नहीं वो हमारे को बहुत बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो हमारे विषय में नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। सुरमा और काजल का ऐसा है कि एक बीमारी आती है ट्रकोमा करके, सौराष्ट्र में बहुत हुआ करती थी, तो वो मिटाने के लिए उसकी दवाई गवर्नमेंट ने फ्री सप्लाई शुरू की। तो फिर देखा कि 6 महीने साल के बाद उसका रेट कम हुआ कि नहीं, रेट ज़्यादा कम नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वही दवाई सूरमे में डाल के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो वो बीमारी का रेट बहुत कम हो गया। तो अगर आप फोर्स करोगे सुरमा नहीं लगाना लेडीज को, तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए और मेरे लिए। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो आई थिंक दैट इट ठीक है, सुरमा लगाए तो बस चोट नहीं आए, इतना ध्यान रखना, और तो क्या। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, डे टू डे लाइफ में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए खान पान में या एक्सरसाइज के लिए आप क्या बताएंगे? आँख की अलग कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो 1 मिनट में 25 अलग अलग जगह पर देख रहा हूँ। सो उसके तो एक्सरसाइज और देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप पहला सवाल क्या था आपका? सॉरी, हाँ, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मैंने बताया, वो आँख के लिए काफ़ी अच्छा है। विटामिन ए तो
अपने बरसों से जानते हैं कि विटामिन ए रेटिना के लिए अच्छा है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके कैप्सूल भी मिलते हैं, अखरोट में काफ़ी आता है, फ्लैक्सीड में काफ़ी आता है, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और विटामिन ए के लिए कैरेट्स तो आपके लिए बरसों से है। सर मेरी 10 इयर्स की डॉटर है, उसको एक स्पेक्स है इस पे, हाउ कैन आई हेल्प हर? फर्स्ट तो मेरा ये क्वेश्चन है। सेकंड सर, अभी एक एक्सरसाइज बोलते हैं डॉक्टर्स के रेगुलर अगर 2 मंथ्स 1 मंथ करवाया जाए तो आपके आंखों का चश्मे का नंबर कम हो जाता है, इज इट ट्रू और नॉट? और फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन आई हेल्प हर कि उसका चश्मे का नंबर ना बढ़े, या फिर उसको उसका नंबर बढ़ना है तो बढ़ेगा, एंड इफ शी इज 10 ईयर माइनस नंबर है तो बढ़ेगा। The only way you can help her is ask her to wear glasses. That's it. Thank you. Any innovations, further innovation in lenses? Yeah. Lot of innovation. In the intraocular lenses? Foldable lenses and then Yeah. Lots. Multifocal lenses, glare-free, toric. We can take care of screen. Now we have toric plus multifocal. डॉक्टर साहब का सवाल था कि आँख के अंदर जो लेंस लगाते हैं उसमें कोई नई चीज़ें आ रही हैं। तो पहले तो एक ही फोकस के लेंस आते थे, अभी मल्टीफोकल लेंस आ रहे हैं, अभी सिलिंड्रिकल नंबर जो बोलते हैं एक्सिस वाला नंबर है उसके लेंस भी आ गए, उसके बाद अभी सिलिंड्रिकल प्लस मल्टीफोकल वो भी लेंस आ गए, यहाँ भी हैं थोड़े हमारे जिनको हमने डाले हुए हैं। तो सिलिंडर प्लस मल्टीफोकल, तो काफ़ी इनोवेशन आ रहे हैं। डायबिटीज का लेवल 150 का उत्तर पे नॉर्मल था, जब डायबिटीज 272, 50, 80 हुई तो धुंधला दिख रहा था, उसको 1 महीने में 105 पे लेके आए तो विजन थोड़ा ठीक हो गया। अभी कंट्रोल तो करना चाहिए डायबिटीज, वो तो सही है, लेकिन अभी आंखों में मोतियाबिंद एक आंख का हो चुका है, दूसरी की जगह क्या आपकी वो है? मतलब पहले तो जो आपकी दिखने में जो फर्क पड़ा उसकी मैं बात करता हूँ। जब डायबिटीज बढ़ता है तो टेम्पररी थोड़ा नंबर प्लस की तरफ एरर आता है टेम्पररी, और जब शुगर कंट्रोल में आता है उसके 3-4 दिन के बाद नंबर वापस जो नॉर्मल होता है वो आ जाता है। एक तो ये। दूसरा, अगर आपको मोतिया है तो आपको रेगुलर चेक कराना है, और डायबिटिक्स को मोतिया बाकी सबसे थोड़ा जल्दी बढ़ता है, और अगर अनकंट्रोल डायबिटीज हो ज़्यादा कम हो तो और भी जल्दी बढ़ता है। तो कितना मोतिया है उसके हिसाब से आपको आँख रेगुलरली चेक कराना है, ठीक है? डॉक्टर साहब, आंखों पर पानी के छींटे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ठंडे पानी से, यस, ठंडे पानी से अच्छा रहता है, आंखें क्लीन रहती है। So, इचिंग, हाँ, तो इचिंग के बहुत से कारण हैं, इचिंग के काफ़ी कारण हैं, तो वो तो आँख चेक के बिना यहाँ से तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। तो गुस्सा नहीं कर रहे नहीं, वो तो आएगा सर। गुस्सा अगर आता है तो पूरा बॉडी स्ट्रेन होता है, मेंटल लेवल से लेके हर, सो उसका एक ही इलाज है। जैसे एक ब्लैक स्पॉट जो दिखते हैं जी, एक तो ये कहाँ से, ये ब्लैक स्पॉट जो दिखते हैं इसको ये कहाँ से मक्खी जैसी दिखती है, तो ये एज वाइज आता है, फिर जब निकल जाता है, क्या है? मोस्टली एज वाइज होता है। आँख के पीछे के हिस्से में जो रेटिना है उसके आगे जेली आती है, तो जेली जब उम्र के हिसाब से पतली हो जाती है तो अंदर जो भी गंदगी होती है उसका शैडो रेटिना पे गिरता है, तो ऐसे कुछ मच्छर हिलते हुए दिखता है। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो अगर वो बढ़ जाए या लाइट चमकती दिखाई दे तो दिखाना, तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। सो मेरी लड़की को टॉसिस है, ट्रूपिंग अपर आईलेट, तो उसमें क्या सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं? मोस्टली सर्जरी ही उसका ऑप्शन रहता है, अनलेस कोई कारण है जिससे वो टॉसिस हो रहा है।
अगर सुबह कम है शाम को ज़्यादा है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, तो फिर अलग कारण से टोसिस हो सकता है। लेकिन मोस्टली टोसिस में सर्जरी करने जन्म से है, मोस्टली सर्जरी। हेलो सर, मोतिया के ऑपरेशन के बाद जो छारी बनती है तो उसके लक्षण क्या है सर? कम दिखेगा, हाँ। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो रेगुलर जांच करानी रहती है मोतिया के ऑपरेशन? कोई भी ऑपरेशन के बाद एवरी ईयर आंख चेक होनी चाहिए, कोई भी ऑपरेशन। कितना समय के अंदर? एवरी ईयर। एवरी ईयर, थैंक यू। और छारी होगी तो हम आपको बोलेंगे जल्दी आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लेंस यूज कर सकते हैं चश्मे की जगह पर? बिल्कुल, आपके जो नंबर है उसके लिए चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस और सर्जरी, ये 3 ऑप्शन है। लेंस जैसे परमानेंट या टेम्पररी यूज? सुबह पहनने का, शाम को निकालने का। और लेंस बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं हम, इतना आपको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। लेंस अगर आप बनवाते हैं, एक जोड़ी चश्मे की हमेशा रखने की, तो दैट आप लेंस कम यूज करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छे ढंग से बड़ी सरल और सुंदर भाषा में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।